हेलो दोस्तों, मार्केट डीएनए में आपका स्वागत है। शेयर बाज़ार के बारे में जब भी कोई बात होती है तो लोग कहानियाँ बनाना शुरू कर देते हैं, राकेश झुनझुनवाला की और हर्षद मेहता की। मेरा अनुभव 25-30 सालों का है। मैंने 1992 में मास्टर गेन यूटीआई का म्यूचुअल फंड खरीदा था और उसके बाद 95 में मैंने बॉम्बे में मुलुंड में ऑफिस लगाया था। 2006 में मैंने किताब लिखी थी। 2010 में उस किताब को वेबसाइट के ऊपर डाला था। उस किताब में सन 2006 के प्राइस आज भी हैं और उसमें मेरे बच्चों की फ़ोटो है। जब भी आप किसी एनालिस्ट से बात करेंगे तो वो आपको शेयर खरीदने की सलाह दे देगा, लेकिन ये नहीं बताएगा कि वो शेयर्स सेलेक्ट कहाँ से करें। उसमें ऐसा क्या है कि आप उसे बाइंग करें और आपको उसमें फ़ायदा हो। मेरी राय ये है कि आप स्वयं शेयर को एनालाइज करें और इसके लिए बेसिक रूल्स मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि एक अच्छा शेयर और योग्य शेयर कहाँ से मिल सकता है और इसमें ऐसा क्या है कि उसको खरीदने के बाद आपको फ़ायदा। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आपको सिंपल सी टिप्स देता हूँ। गूगल के ऊपर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे वेबसाइट्स के नाम आ जाएंगे। इसमें से 2 वेबसाइट बहुत ही अच्छे हैं, पुराने हैं। एक है moneycontrol.com, दूसरा है economictimes.com। moneycontrol.com में अगर आप मार्केट के ऊपर जाएंगे तो एक ऑप्शन आएगा ऑल स्टेट्स, इसका मतलब है ऑल स्ट्रेटेजीज। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज आएगा और उसमें आपको काफ़ी सारे स्क्रीनर्स देखने को मिलेंगे। वैसे स्क्रीनर जो शब्द है स्क्रीनर, वो भी आपको ईटी में, इकोनॉमिक टाइम्स में देखने को मिल जाएगा और उसमें आपको काफ़ी सारे शेयर्स स्क्रीनर के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। स्क्रीनर का मतलब होता है छलनी, यानी कि अलग अलग किस्म के शेयर को अलग अलग तरीके सेक्टर में बांट दिया जाता है, अलग अलग सब्जेक्ट में बांट दिया जाता है। अब यहाँ पे आप देखिएगा कई सारे स्क्रीनर्स हैं। उसमें से एक है प्राइस अर्निंग रेशियो और दूसरा है टॉप डिविडेंड यील्ड्स NSE। तो टॉप डिविडेंड यील्ड्स में क्लिक करने से जो वेब पेज आएगा उसमें बहुत सारे नाम हैं और इसमें कुछ शेयर्स के नाम मैंने सेलेक्ट किए हैं और उनमें मैंने पहले इन्वेस्ट किया है और मुनाफा भी अर्जित किया है। दूसरा है लो पीई शेयर्स का। हाई डिविडेंड यील्ड में हम एक शेयर सेलेक्ट कर लेते हैं, उसका नाम है REC। अच्छा डिविडेंड देने वाली ये कंपनी है REC। इसका पूरा नाम है रूरल इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये पावर सेक्टर की कंपनी है और टर्म लेंडिंग कंपनी है, यानी कि पावर जनरेशन कंपनियों को पैसा उधार देती है, ब्याज के ऊपर देती है और बड़े पैमाने पर देती है, यानी वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है। इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर 42 है, पीई रेशियो 3.9 यानी लगभग 4 के बराबर है और डिविडेंड यील्ड 7.57 है। मार्केट कैपिटल इसका 42,000 करोड़ है। इस शेयर का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि इसमें मैंने पहले भी खरीदी की है और कुछ पैसा कमाया है। तो पीई रेशियो काफ़ी कम है। दोस्तों, ये 1 साल के चार्ट के ऊपर जो लॉ बता रहा है वो है लगभग 85 के आसपास और इस समय ये 160 रुपये के आसपास चल रहा है और मीडियम रेंज में ये 148 बता रहा है इसका सपोर्ट लेवल। तो इस समय मैं खरीदने की सलाह तो नहीं दे सकता आपको, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में आप खरीदना चाहें तो इसको हाफ अमाउंट, यानी अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी सेविंग का जो 20% शेयर बाज़ार में डालने के लिए रखा होता है, यानी कि आपकी सेविंग में से 20%। अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं और 2 लाख रुपए अगर आप शेयर बाज़ार में डालना चाहते हैं तो उसमें से 10,000 या 20,000 इस शेयर्स में डाल सकते हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजी होती है पोर्टफोलियो बनाने की कि आप अपनी सेविंग्स का पूरा पैसा न डालें। इस प्राइस के ऊपर आप थोड़े शेयर ले सकते हैं। ये शेयर्स इस समय अपने न्यूनतम लेवल से काफ़ी ऊपर जा चुका है और आगे भी बढ़ने की गुंजाइश है। इसमें जो बॉटम लाइन है वो है 60-70 के आसपास और सन 2020 में लॉकडाउन के समय ये इसमें काफ़ी गिरावट हुई थी और उसके बाद इसने एक जो टॉप लाइन जो रेसिस्टेंस पार किया है वो है 125 का। इस समय ये 160 के आसपास है, तो 130 या 140 तक आप इसको वेट कर सकते हैं। ये मैं आपको डायरेक्ट खरीदने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। मैं तो क्या, कोई भी ब्रोकर इस तरह से डायरेक्ट खरीदने की सलाह नहीं दे सकता। जो ब्रोकर डायरेक्ट खरीदने की सलाह देता है वो एक्चुअल में ब्रोकर नहीं है फिर, क्योंकि मार्केट में ब्रोकर की जो भाषा होती है, जो मैंने 1995 में जो सीखी थी,
इसमें ब्रोकर्स इस तरह से बात करते थे कि आप शेयर्स ले सकते हो, शेयर खरीदो ऐसा कोई नहीं कहता है, शेयर खरीद सकते हो। मैं देखता हूँ आजकल की यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ऐसे थंबनेल्स होते हैं कि ये शेयर्स ले लो आप लखपति बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे। तो मैं समझता हूँ कि आप उसमें अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। जब तक आप स्वयं किसी शेयर्स को एनालाइज ना करें तब तक आप किसी भी शेयर्स को खरीदने का फैसला ना करें। और कोई भी शेयर्स आपको रातों रात लखपति या करोड़पति नहीं बना सकता। ये मैंने आपको एक शेयर्स की सलाह दी है, लेकिन जो नीचे इंडिकेटर्स में जो बता रहे हैं, जो शेयर्स की लिस्ट है, उसमें जो परसेंटेज दिखाई दे रहे हैं वो डिविडेंड परसेंटेज है। यानी कि वो उन कंपनियों ने इस साल में इतना डिविडेंड दिया है, 7.9% हो या 10% हो या 35% भी है। वेदांता में 35% का डिविडेंड दिया गया है। तो ये इतना डिविडेंड देने का मतलब ये है कि कंपनी चीप रेट पर मिल रही है। अब इसका एक अंदाज़ा लगाइए आप कि अगर कोई कंपनी 7% डिविडेंड दे रही है सालाना, तो इसका मतलब यह है कि 100 रुपये के ऊपर 7 रुपये का डिविडेंड दे रही है। इसका मतलब ये होता है कि वो 7 रुपये से ज़्यादा कमा रही है। तो 7 रुपये से ज़्यादा यानी अगर 10 रुपये भी कमा रही है, तो 100 रुपये के ऊपर अगर 10 रुपये कमाती है तो उसका पी रेशियो 10 होता है। नॉर्मल निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो पी रेशियो होता है वो 15 से 20 के आसपास होता है, जो कि साधारण माना जाता है। तो 10 से कम पी रेशियो जो शेयर होते हैं वो सस्ते माने जाते हैं, और 15 या 20 से ज़्यादा पी रेशियो वाले होते हैं वो एक्चुअल में महंगे होते हैं, लेकिन उनमें ग्रोथ होती है, इसलिए उनमें खरीदने की सलाह दी जाती है। तो मैं आपको अब ग्रोथ स्टॉक्स कैसे काम करते हैं और अच्छी कंपनी, डिविडेंड देने वाली अच्छी कंपनी आपको किस तरह से कैपिटल ग्रोथ के रूप में आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है, वो मैं आपको समझाने वाला हूं। अब जैसे मैंने आपको बताया REC के अंदर बुक वैल्यू बताई मैंने आपको, REC की बुक वैल्यू 220 है, डिविडेंड यील्ड 7.57%, अर्निंग पर शेयर 42 और पी रेशियो 3.9 है। तो इनका मतलब क्या होता है ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही सरल है, और वीडियो को आगे मत बढ़ाना, आपको इससे शेयर बाज़ार का बेसिक ज्ञान हासिल होगा। एक बात के लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों कि मुझे स्पीच देना नहीं आता है, लेकिन मुझे 25 से 30 साल का एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको जो बेसिक रूल्स है वही बताऊँगा। शेयर बाज़ार के बेसिक रूल्स समझने के लिए एक 2 मिनट का वक्त ले लीजिए आप और इसको ज़रा समझने की कोशिश करें। मान लो एक कंपनी है 1 करोड़ की, और वो 10 रुपये के 10 लाख शेयर्स बना के रख लेती है अपने पास, अपने बच्चों के लिए, अपने पार्टनर्स के लिए, यानी कि उसका कैपिटल होगा 1 करोड़ रुपया, और नंबर ऑफ शेयर्स होंगे 10 लाख, और शेयर की वैल्यू है 10 रुपये। अब इसमें जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये है, और 10 रुपये ही रहेगी जब तक कि कंपनी का प्रमोटर ना चाहे। कंपनी का प्रमोटर चाहे तो उसको स्प्लिट कर सकता है, 10 रुपये से 5 रुपये में स्प्लिट कर सकता है, 2 रुपये में कर सकता है, और 1 रुपये में भी कर सकता है। अगर 5 रुपये में स्प्लिट करेगा तो उस शेयर्स के बदले में 2 शेयर्स मिलेंगे। 1 शेयर के बदले में अगर 10 शेयर देंगे तो वो फिर उसकी फेस वैल्यू हो जाएगी 1 रुपया। तो कंपनी का प्रमोटर चाहे तो उस फेस वैल्यू को चेंज कर सकता है, कम कर सकता है, और उसके बदले में ज़्यादा शेयर दे सकता है। लेकिन दोस्तों इसका फंडामेंटल पे कोई असर नहीं होता। फेस वैल्यू का मतलब तब समझ में आएगा जब कंपनी डिविडेंड देती है। अगर कोई कंपनी 20% डिविडेंड देती है और उसका फेस वैल्यू 10 रुपया है, तो इसका मतलब ये है कि 10 रुपये का 20% 2 रुपया आपको डिविडेंड मिलेगा। अगर कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपया है और आपको कंपनी 50% डिविडेंड दे रही है, डिविडेंड को 50% में बता के दे रही है, तो इसका मतलब है कि वो आपको केवल 50 पैसे दे रही है, क्योंकि फेस वैल्यू 1 रुपया है। 1 रुपये का 50% होता है 50 पैसा। इसलिए ज़्यादातर कंपनियां आजकल रुपए में डिविडेंड देती है। एक कंपनी है OFSS, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज। अब इस कंपनी के डिविडेंड देखिए आप, 2600%, 3600%, 4000%, 3800% और 4500%। तो ये परसेंटेज में इतना हाई बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है कंपनी को? क्योंकि कंपनी का फेस वैल्यू 5 रुपये है। अब 5 रुपये के ऊपर अगर वो 100 रुपये अगर डिविडेंड देती है तो वो हो जाता है 4000%, 5 रुपये का 40 गुना, तो वो 4000% बताएगी। तो उस तरीके से वो डिविडेंड डिक्लेयर करती है और परसेंटेज में बताती है। कई कंपनी ऐसी है जो रुपए में बताती है कि मैं इतने रुपए दे रही हूँ, तो उसका फिर मतलब अलग हो जाता है, उसका फेस वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है। तो फेस वैल्यू का मतलब यही है कि वो केवल डिविडेंड का परसेंटेज जब आपको जानना है तो फेस वैल्यू देखना होता है। और दूसरा, जब आपको कंपनी के शेयर्स की संख्या मालूम करनी है तो कंपनी की जो इक्विटी कैपिटल है उसको फेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आपको शेयर्स के कंपनी की संख्या पता चल जाएगी।
ये मैं आपको अभी इस एग्जाम्पल में आपको समझाऊंगा। एक और बात, फेस वैल्यू 10 रुपये है, ठीक है। अभी इस समय MRF शेयर का प्राइस क्या है पता है आपको? MRF शेयर्स का प्राइस 1 लाख है और उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है। अब अगर कंपनी एक शेयर के बदले में 10 शेयर दे देती है और 10 रुपये का जो फेस वैल्यू है उसको स्प्लिट करके 1 रुपये कर देती है, तो शेयर का प्राइस होगा लगभग 10,000 रुपये के आसपास। तो 10,000 में कोई भी आम आदमी निवेश कर सकता है। तो कंपनियां एक्चुअल में स्प्लिट तब करती है जब मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ानी हो। तो फेस वैल्यू का मतलब वही है कि लिक्विडिटी बढ़ाना है तो फेस वैल्यू को कम करके ज़्यादा शेयर्स मार्केट में दे देती है, या फिर बोनस शेयर देती है। जब बोनस शेयर देती है तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है, शेयर्स की संख्या बढ़ती है। अगर MRF एक शेयर के ऊपर 10 शेयर बोनस देती है और एक शेयर को 10 शेयर में स्प्लिट कर देती है, तो उसके शेयर्स की प्राइस 1000 होगा। तो कोई भी आम आदमी इस शेयर्स का प्राइस कम नहीं होगा, एक आम आदमी इसमें निवेश नहीं कर सकता। अगर ये शेयर्स 1000 रुपये में है तो कोई भी निवेश कर सकता है। काफ़ी अच्छा शेयर है और काफ़ी पुरानी कंपनी है और अच्छा ग्रोथ कर रही है, तो निवेश करने का मन सभी का करता है, लेकिन हाई प्राइस होने की वजह से छोटा निवेशक इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। तो दोस्तों अब हम इसमें आगे की बात करते हैं। जैसे मैंने इसमें बताया है एग्जाम्पल के रूप में कि नेट प्रॉफिट हर साल 1-1 करोड़ का हुआ है। तो ये सरल तरीके से समझाने के लिए मैंने ऐसे ही एक सिंपल आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको कि एक कंपनी है 1 करोड़ की, वो हर साल 1-1 करोड़ कमाती है। तो उसकी बुक वैल्यू क्या होगी, उसका अर्निंग पर शेयर क्या होगा, उसका PE रेशियो क्या हो सकता है। तो 4 साल में कंपनी 1-1 करोड़ कमाती है और उसकी कैपिटल हर साल बढ़ती है। जैसे पहले साल इसकी कैपिटल हो गई है 2 करोड़, उसके अगले साल 3 करोड़, तीसरे साल में 4 करोड़ और चौथे साल में 5 करोड़। अब इसकी बुक वैल्यू कैसे बढ़ रही है? जैसे जैसे इसकी कैपिटल बढ़ रही है वैसे वैसे इसकी बुक वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो जो कैपिटल है 2 करोड़ की, उसमें शेयर की संख्या का भाग देने से बुक वैल्यू आ जाएगी। तो 2 करोड़ में जो बुक वैल्यू है वो 20 रुपये है, 3 करोड़ में 30 रुपये, 4 करोड़ में 40 रुपये और 5 करोड़ में 50 रुपये। क्योंकि शेयर की संख्या 10 लाख है इसलिए 10 लाख को कैपिटल में डिवाइड करना होगा। अब इसके कैपिटल की ग्रोथ कैसे बढ़ रही है उसको भी समझना होगा। ग्रोथ को आपको अच्छी तरह से समझना होगा क्योंकि ग्रोथ मायने रखती है शेयर के प्राइस को बढ़ने के लिए। तो पहले साल जो कैपिटल ग्रोथ बताई जा रही है वो 100% है, क्योंकि 1 करोड़ की कैपिटल थी और 1 करोड़ एक साल में कमाया तो वो 100% बढ़ गया। तो उसकी कैपिटल ग्रोथ हो गई 100% पहले साल, और दूसरे साल उसकी जो ग्रोथ है वो 150% है, क्योंकि 2 करोड़ से 3 करोड़ हो गई है। तो 2 करोड़ से 3 करोड़ का मतलब होता है 150% इंक्रीज हुई है। उसके नेक्स्ट 3 करोड़ से 4 करोड़ हुई है, वहाँ पे वो 33% की ग्रोथ हुई है कैपिटल ग्रोथ। उसके बाद में 4 करोड़ से जब 5 करोड़ की कैपिटल हुई तो वहाँ पे ग्रोथ होती है 25%। तो जो 4 साल के बाद टोटल जो ग्रोथ हुई है वो है 5 करोड़, 1 करोड़ की 5 करोड़ यानी 500%। लेकिन जो हर साल अगर हम देखेंगे इसकी ग्रोथ तो 100%, 150%, 33% और 25%। तो ईयरली ग्रोथ इस तरह से कैलकुलेट की जाती है। अब इसकी अर्निंग पर शेयर कितनी है वो भी देख लीजिए, क्योंकि हर साल इसने 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। तो 1 करोड़ के अंदर आप 10 लाख शेयर्स, क्योंकि कंपनी के 10 लाख शेयर है तो 10 शेयर्स की संख्या को प्रॉफिट से डिवाइड करने से अर्निंग पर शेयर आती है। इसकी अर्निंग पर शेयर है 10 रुपये और हर साल 10 रुपये ही है, क्योंकि हर साल 1 करोड़ कमाया है तो हर साल इसकी अर्निंग पर शेयर 10 रुपये ही होगी। अब इसकी ग्रोथ देखिए आप, पहले साल इसकी चूंकि बुक वैल्यू 10 रुपये थी, शेयर की फेस वैल्यू भी 10 रुपये थी और अर्निंग पर शेयर भी 10 रुपये है। लेकिन जो अर्निंग पर शेयर ग्रोथ है, क्योंकि बुक वैल्यू 10 रुपये थी और 10 रुपये के ऊपर इसने 10 रुपये और कमा लिए, 20 रुपये हो गए। तो वहाँ पे जो इसकी अर्निंग पर शेयर ग्रोथ है वो 100% है। वो पहला साल है तो 100% ग्रोथ हुई है, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू कंपनी उतना ही कमा रही है, तो उसकी अर्निंग पर शेयर लगातार 10 रुपये ही है और उसकी जो परसेंटेज है, ग्रोथ परसेंटेज, वो 0 मानी जाएगी। तो 0% ग्रोथ का मतलब होता है कि मार्केट में शेयर को अच्छा प्राइस नहीं मिलता, ग्रोथ शेयर्स को प्राइस अच्छा मिलता है। सामान्य कंपनियां हर साल जो प्रॉफिट देती है तो उसमें ग्रोथ नहीं होती, लेकिन कैपिटल ग्रोथ हो जाती है, क्योंकि जो अर्निंग पर शेयर होता है वो बुक वैल्यू में ऐड होता है। बुक वैल्यू का मतलब यही है कि कंपनी में शेयर्स का रियल वैल्यू क्या है, यानी कंपनी को अगर बेचेंगे तो एक शेयर की क्या प्राइस आएगी, वो होती है बुक वैल्यू। तो इस कंपनी में जो कि एक काल्पनिक कंपनी के रूप में आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे हर साल 1 करोड़ कमा रही है और ग्रोथ 0% है, लेकिन कैपिटल तेज गति से बढ़ती जा रही है।
इसकी कैपिटल 1 करोड़ से 5 करोड़ तक हो गई है। अब इसमें आपको समझना ये है कि अगर ये कंपनी मार्केट में हो तो इसके शेयर्स को ले सकते हैं या नहीं ले सकते, क्योंकि ग्रोथ नहीं है तो जाहिर सी बात है कि कंपनी के शेयर्स के प्राइस कभी भी तेज गति से नहीं बढ़ेंगे। लेकिन चूंकि कैपिटल ग्रोथ हो रही है तो थोड़े तो बढ़ेंगे, यानी हर साल 10 रुपये तो इसमें इजाफा होगा ही होगा, क्योंकि 10 रुपये हर साल इसमें बुक वैल्यू में बढ़ोतरी हो रही है। तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया REC, रूरल इलेक्ट्रिकल्स कॉर्पोरेशन, इस कंपनी का PE रेशियो 4 है और अर्निंग पर शेयर 42 है। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर को ले लेते हैं तो इसकी जो बुक वैल्यू है उस बुक वैल्यू में 42 रुपीज़ हर साल इंक्रीज होते जाएंगे। अगर कंपनी इतना ग्रोथ बताती है, अगर इतना प्रॉफिट बताती है तो कंपनी में अगर ग्रोथ नहीं भी हुई तब भी 40 रुपया या हो सकता है 30 रुपया 35 रुपया, अगर ग्रोथ कम भी हुई तो 30 35 40 रुपये के आसपास ये कंपनी बुक वैल्यू में ऐड होता जाएगा इसका अमाउंट। तो उस तरह से कंपनी हर साल आपको 30 से 35% की इंक्रीजमेंट, शेयर के प्राइस में 30 से 40% का बढ़ोतरी होती रहेगी। ये शेयर को मैं प्रीफर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये कम PE पर मिल रहा है, लेकिन इसमें एक नेगेटिव भी है। वो नेगेटिव चीज़ ये है कि इसका जो लोन है वो बैड लोन में भी है, काफ़ी 9% लोन जो है वो बैड लोन में दिखाया जा रहा है। तो हर साल ये कंपनियां बैड लोन को प्रदर्शित करती है, अपने ऑडिट अकाउंट में उसमें निकाल देती है, काफ़ी सारे बैड लोन्स को निकालती है और काफ़ी सारे नए बैड लोन्स ऐड भी हो जाते हैं। इसके बावजूद कंपनी 40 रुपीज़ की अर्निंग पर शेयर दिखा रही है। तो ये काफ़ी अच्छा एडवांटेज है लॉन्ग टर्म के लिए, 5 साल 10 साल के लिए, 6 महीने 1 साल के लिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना ठीक नहीं होता। अगर आपको 6 महीने साल भर के लिए 2 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करना है तो वो फिर चार्ट के ऊपर देख के करना पड़ेगा, या फिर ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा। जो कंपनियां अच्छा डिविडेंड देती है, कम PE पर मिल रही है, बॉटम लाइन के ऊपर मिल रही है, तो वो आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब इस कंपनी में अगर आप निवेश करते हैं तो इसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जैसा मैंने आपको। तो दोस्तों, किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए 4 या 5 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है, और उनमें सबसे पहले है PE रेशियो, यानी PE रेशियो कम होगा तो शेयर्स सस्ता है। 4 या 5 PE रेशियो का शेयर मतलब बहुत सस्ता है। और उसके बाद आपको चेक करना होगा डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड दे रही है या नहीं दे रही है। हमने जो सिलेक्शन किया है, हमने जो आपको स्ट्रेटेजी बताई है, उसमें वो हाई डिविडेंड रेशियो का सिलेक्शन बताया है, तो उसमें वो ऑलरेडी अच्छा डिविडेंड दे रही है, और अच्छा डिविडेंड देने का मतलब है वो कंपनी का शेयर्स भी कम PE पर मिल रहा है। तीसरा है FII स्टेक, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनकी भागीदारी होनी चाहिए। अगर उनकी भागीदारी नहीं है, इसका मतलब ये है कि बाहर के जो इन्वेस्टर आते हैं उनका भरोसा इंडियन कंपनीज के ऊपर नहीं है। अगर ऐसा है तो ऐसे कंपनियों को इग्नोर करना ही ठीक रहेगा। चौथा है चार्ट, जो कि देखना बहुत ज़रूरी है। चार्ट ऐसा है जिसके ऊपर आप इंट्राडे में भी खेल सकते हो, मीडियम टर्म में भी खेल सकते हो और लॉन्ग टर्म में भी खेल सकते हो। लेकिन दोस्तों, लॉन्ग टर्म में अगर खेलना है तो आपको फंडामेंटल देखना बहुत ज़रूरी है। मीडियम टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो चार्ट देखना बहुत ज़रूरी होता है। मेरी एडवाइस ये है, और मेरी जो फिलोसफी वो ये है कि मैं सारी चीज़ें देखता हूँ, मैं एक चीज़ देख करके कभी इन्वेस्ट नहीं करता। पांचवा है मार्केट कैपिटल। मार्केट कैपिटल का मतलब होता है कि मार्केट की टोटल कैपिटल, मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उस हिसाब से उसको शेयर की संख्या से अगर मल्टीप्लाई करें, मार्केट का प्राइस को शेयर की संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फिगर आएगा वो होगा मार्केट कैपिटल। मार्केट कैपिटल एक्चुअल में कंपनी की वैल्यू से कई गुना ज़्यादा होता है। तो मार्केट कैपिटल किस तरह से चेक करें? मेरे हिसाब से अगर आप बिगिनर्स हैं और अच्छे शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 15,000 करोड़ के ऊपर के शेयर्स, यानी कि 15,000 करोड़ की कैपिटल जिस कंपनी की है उससे बड़े शेयर्स खरीदें। उससे छोटे शेयर्स खरीदना, 10,000 करोड़ या 5,000 करोड़ की कैपिटल है तो फिर फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए, कंपनी का प्राइस चीप होना चाहिए, यानी कि कम PE का शेयर होना चाहिए, डिविडेंड भी अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप बिगिनर्स हैं और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो PE रेशियो कम हो, डिविडेंड अच्छा हो, FII स्टेक उसमें होना चाहिए, चार्ट के ऊपर बॉटम लाइन पर होना चाहिए, और मार्केट कैपिटल 15,000 करोड़ या 10,000 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। तो ये एक फंडामेंटल रूल्स है जिसको फॉलो करेंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न मिलेगा, आपको रिस्क नहीं होगी इसमें। अगर मार्केट कैप छोटा है तो मतलब कंपनियां छोटी है, जैसे मार्केट में नए नए IPO आ रहे हैं, वो छोटी कंपनियां हैं, नए जो IPO आ रहे हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करना रिस्की है। लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट में आपको फंडामेंटल्स देखना होता है, जैसा मैंने अभी बोला आपको। तो मीडियम टर्म में आपको जो है फंडामेंटल के साथ साथ चार्ट भी देखना चाहिए।
चार्ट का मतलब ये होता है कि वो पिछले 6 महीने में या 1 साल में या 2 साल में कितना बढ़ा है। अगर चार्ट के ऊपर अगर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसमें इन्वेस्ट करने से सोचना चाहिए। चार्ट के ऊपर अगर शेयर्स का प्राइस पहले से बढ़ा हुआ है तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। जबकि मिड टर्म बाइंग में चार्ट देखकर ही बाइंग की जाती है, और मिड टर्म बाइंग में कभी भी भागते हुए शेयर को नहीं पकड़ना है, यानी कि चढ़ते हुए शेयर्स को लेना खतरे से खाली नहीं है। कोई भी शेयर जो बढ़ता है वो वापस उतरता जरूर है। लॉकडाउन में आपने देखा होगा मार्केट कितना क्रैश हुआ, लेकिन वापस रिकवरी भी हो गई। लेकिन अगर शेयर्स अच्छा नहीं है और आपने कहीं से एडवाइस ली है और आपने चढ़ते हुए शेयर्स को लिया है, अगर वो एक बार उतर गया तो उसके वापस चढ़ने की गुंजाइश तभी है जब उसका फंडामेंटल अच्छा हो। इंट्राडे में बाइंग करने का तरीका है कैंडल स्टिक। या तो आप कैंडल स्टिक देख के बाई करो, या फिर जो नॉर्मल चार्ट होता है उसके ऊपर अनुमान से आप बाइंग कर सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी 3 तरह की हो सकती है, एक लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट, एक मीडियम टर्म, और तीसरी है इंट्राडे ट्रेड। इंट्राडे ट्रेड जो है वो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए अच्छा है। दोस्तों, शेयर बाजार में जो मैं एडवाइस दे रहा हूँ, इस तरह से एडवाइस बहुत ही सिंपल है, कोई भी दे सकता है, लेकिन रातों रात करोड़पति बनने का या लखपति बनने का इसमें कोई रास्ता नहीं है। इस तरह से आप जो यूट्यूब के ऊपर थंबनेल देखते हो वो देख करके आप केवल अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो दोस्तों, एक बात समझ में आ गई कि लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट के लिए फंडामेंटल होना जरूरी है, मीडियम टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए चार्ट का होना बहुत ज़रूरी है, और इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए कैंडल स्टिक चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। इंट्राडे में अगर आप शेयर्स खरीदना चाहते हो तो कैंडल स्टिक देख करके खरीद सकते हो, और ये स्ट्रेटेजी ज़्यादा करके ऑप्शन ट्रेडिंग में काम आती है। दोस्तों, मैं फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जो 2 या 4 दिन में या 8 दिन में आ जाएगा मेरे चैनल के ऊपर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मीडियम टर्म में जब भी आप शेयर्स को बाई करते हो तो 3 महीने या 6 महीने का चार्ट अवश्य देखें। अब दोस्तों, आते हैं ग्रोथ स्टॉक के ऊपर, यानी कि जो पहले मैंने एग्जांपल दिया था उसमें नॉर्मल 1-1 करोड़ का प्रॉफिट का बताया था। अब मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेज, क्योंकि यूजुअली कंपनियां जो बड़ी होती है वो उनका प्रॉफिट ग्रोथ कैसे बढ़ता है और उनके शेयर का प्राइस क्या होना चाहिए, तो ये ग्रोथ कंपनियों के ऊपर एक मैं काल्पनिक अनुमान बता रहा हूँ आपको कि इसमें स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसमें भी मैंने वही कैपिटल लिया है 1 करोड़ का, और नंबर ऑफ शेयर्स 10 लाख है, और शेयर की वैल्यू 10 रुपये है, फेस वैल्यू 10 रुपये होगी। नेट प्रॉफिट जो है वो थोड़ा सा कम और ज़्यादा बताया, यानी पहले जो साल है वो 60 लाख है, जो कि नॉर्मल है। अगर कोई कंपनी 1 करोड़ इन्वेस्ट करती है और साल भर में 60 लाख कमाती है, वो सिंपल सा है, बहुत सरल है, लेकिन उसके अगले साल वो ज़्यादा भी कमा सकती है। तो इसमें मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में 60 लाख को 1 करोड़ बनाया है, और 1 करोड़ के बाद में 1.4 करोड़, उसके बाद में 2 करोड़। अब इस मेथड को, इस प्रॉफिट रेशियो को आप शेयर की भाषा में समझें। नेट प्रॉफिट में जैसे ग्रोथ हुई है और कैपिटल में कैसे ग्रोथ हुई है, मैं उसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कैपिटल में जो ग्रोथ हुई है वो 60 लाख की ग्रोथ हुई है पहले साल, 1 करोड़ की 1,60,000 हो गई है, तो 1.6 करोड़ हो गई है, तो कैपिटल 1.6 करोड़ हो गई है। और उसके नेक्स्ट 2.6 करोड़, 1 करोड़ उसमें ऐड हो गया, और उसके बाद में 1.4 करोड़ ऐड हुआ है, तो कैपिटल हो गई है 4 करोड़ तीसरे साल, और चौथे साल जो है कैपिटल हुई है 6 करोड़। ये कैपिटल बढ़ती गई है, और इसमें ग्रोथ कैसे हुई है वो नीचे मैंने बताया। इसमें कैपिटल ग्रोथ तो पहले साल है 60%, दूसरे साल है 63%, तीसरे साल 53%, और चौथे साल है 50%। ये पहले वाली जो ग्रोथ है, पहले वाली जो कैपिटल है, उसके ऊपर जो जितनी बढ़ोतरी हुई है उसको बोलते हैं ग्रोथ। यानी कि 1 करोड़ से अगर 1.6 करोड़ हुआ है तो वो है 60% ग्रोथ। 1 करोड़ का ऊपर 60% यानी 60 लाख और ऐड हो गया, तो हो गया 60% ग्रोथ। तो पहले साल कैपिटल की ग्रोथ है 60%, उसके बाद में 63%, 1.6 करोड़ से 2.6 करोड़ यानी 63%, उसके बाद में 2.6 करोड़ से 4 करोड़ यानी 53.84%, उसके नेक्स्ट है 4 करोड़ से 6 करोड़ यानी लगभग 50% की ग्रोथ कैपिटल ग्रोथ है। ये बुक वैल्यू की ग्रोथ भी हो सकती है। कैपिटल की ग्रोथ, बुक वैल्यू की ग्रोथ लगभग समान होती है। अब बुक वैल्यू में देखिए आप, पहले साल जो है 10 रुपये थी, और 1 साल के प्रॉफिट के बाद में वो 16 रुपये हो गई, उसके बाद में 26 रुपये हो गई, क्योंकि कैपिटल जो है 2.6 करोड़ है, तो उसमें 10 लाख से डिवाइड करेंगे तो 26 रुपये आएगा। उसके बाद में 4 करोड़ की कैपिटल पे वो 40 रुपये की बुक वैल्यू है, और 6 करोड़ की बुक कैपिटल के ऊपर 60 रुपये की बुक वैल्यू है। अब इसमें हम अर्निंग पर शेयर देखेंगे, तो पहले साल की अर्निंग पर शेयर है 6 रुपये, बुक वैल्यू 16 रुपये है, और नेक्स्ट है 26 रुपये। तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 करोड़ का प्रॉफिट एक्स्ट्रा हुआ है,
यानी कि 1.6 करोड़ से 2.6 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। पहले साल का तो अर्निंग पर शेयर 6 रुपये हो गया, उसके बाद में 10 रुपये अर्निंग पर शेयर बताया, क्योंकि जो नेट प्रॉफिट है वो 1 करोड़ का हुआ है। यहाँ सबसे ऊपर आप देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट पहले साल में 60 लाख, उसके बाद में 1 करोड़, उसके बाद में 1.4 करोड़, उसके बाद में 2 करोड़। तो जब 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो अर्निंग पर शेयर होगी 10 रुपये, क्योंकि 1 करोड़ को आप 10 लाख से डिवाइड करेंगे तो 10 रुपये आएगा। उसके बाद में 1.4 करोड़ को 10 से डिवाइड करेंगे तो 14 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर है। अब ये अर्निंग पर शेयर जो है 6 रुपये, 10 रुपये, 14 रुपये और 20 रुपये, ये तो पता चल गई। अब इसकी ग्रोथ कैसे हो रही है? EPS ग्रोथ देखिए, पहले साल 60%, वो पहले साल 60% क्योंकि 6 रुपये है तो पहले साल की ग्रोथ 60% हुई है। उसके बाद में 66%, 6 से 10 रुपये हुई है अर्निंग पर शेयर, तो वो ग्रोथ हुई है 66%। उसके बाद में 10 से 14 रुपये, यानी कि 40% ग्रोथ हुई है। 10 रुपये के ऊपर 4 रुपये और उसके बाद 14 रुपये से 20 रुपये और, यानी 14 रुपये से 6 रुपये और बढ़ गई है ग्रोथ। तो 40% के बाद में फिर वो 42% में तब्दील हो गई। तो यहाँ पे जो ग्रोथ है वो जिगजैग में है, 60%, 66%, 40%, 42%। नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ा है, लेकिन ग्रोथ है वो जिगजैग में। तो दोस्तों, शेयर बाजार के अंदर शेयर के प्राइसेस ग्रोथ के हिसाब से चलते हैं। अगर ग्रोथ 10% है हर साल, तो उस शेयर की प्राइस 15 या 20 PE रेशियो पे हो सकती है। अगर ग्रोथ 40 या 50% है तो उसका PE रेशियो 80 से 100 भी हो सकता है। जैसे एक शेयर है एवेन्यू सुपरमार्केट्स, डीमार्ट का, उसका PE रेशियो इस वक्त 100 रुपये, उसका PE जो है वो 100 है, और उसकी जो लास्ट ईयर की ग्रोथ है वो है 60%। इस कंपनी को अगर आपने समझ लिया तो शेयर बाजार की भाषा आपको समझ में आ जाएगी कि ग्रोथ स्टॉक्स कैसे काम करते हैं। कि अगर मान लो 60% की ग्रोथ है और उसमें शेयर का प्राइस कितना हो सकता है, 10 रुपये का शेयर है, तो 60% की ग्रोथ के हिसाब से मार्केट क्या वैल्यू दे सकता है उसको। तो जो एवेन्यू सुपरमार्केट को जो शेयर का प्राइस मिल रही है वो 100 PE है। अगर यहाँ पे अगर 100 PE का शेयर होगा तो उसका प्राइस होगा 600 रुपये, यानी कि 10 रुपये है, उसका बुक वैल्यू 16 रुपये हो गया और मार्केट प्राइस है 600 रुपये, क्योंकि जो ग्रोथ है वो 60% है पहले साल की। नेक्स्ट ग्रोथ है 66% की, और ज़्यादा ग्रोथ हुई है, और उसके बाद 40% और उसके बाद 42%। तो दोस्तों, 42% की ग्रोथ के ऊपर शेयर का प्राइस क्या होना चाहिए? अगर 60% की ग्रोथ है और PE रेशियो 100 है, तो 42% की ग्रोथ के ऊपर इसका PE रेशियो लगभग 70 या 80 होना चाहिए। अर्निंग पर शेयर इसका 20 रुपये है। अगर 60 का PE रेशियो मिलता है तो इसका प्राइस होगा 1200 रुपये, और अगर 80 का PE रेशियो मिलता है तो वो होगा 1600 रुपये। तो जहाँ 600 रुपये इन्वेस्ट किया है वहाँ पे उसको रिटर्न मिल रहा है 1200, 1400 या 1600 रुपये, और वो 4 साल में रिटर्न मिला है। तो दोस्तों, अगर आपको 4 साल के अंदर अगर 2 गुना या 3 गुना रिटर्न मिलता है तो वो कंपनी बुरी नहीं है। 100 PE के ऊपर भी शेयर खरीद कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कोई कंपनी 60% की ग्रोथ दिखाती है तो उसके पिछले ग्रोथ को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे डीमार्ट का शेयर्स है, उसमें पिछले 5 साल में केवल 350% की ग्रोथ हासिल हुई है, और इस साल 60% की ग्रोथ हासिल हुई है। देखने में ये 60% कम दिख रहा है, और जो 5 साल की ग्रोथ है वो 350% दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए अगर आप कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट 5 ईयर्स में 350% की अगर ग्रोथ होती है तो PE रेशियो कितना होगा? इस प्राइस के ऊपर इस समय अगर 100 PE पर मिल रहा है तो वो 5 साल के बाद में 30 PE पर होगा। अगर 350% की ग्रोथ होती है तो 30 PE के ऊपर भी वो शेयर सस्ता माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पर भी उसको 20 या 25% की अगर ग्रोथ देखने को मिली तो वो शेयर वहाँ से प्राइस में बढ़ेगा। तो 5 साल के बाद में भी शेयर्स के प्राइस के बढ़ने की गुंजाइश होती है। अब इस कंपनी में मैंने आपको 4 साल का एग्जाम्पल दिया है। मान लो 5 साल में और इसकी ग्रोथ होती है, और वो ग्रोथ लगातार कम होती जाती है। मान लो 42% की ग्रोथ इस साल है, और नेक्स्ट ईयर 35%, उसके बाद में 30%, उसके बाद में 25%, फिर 20%। इस तरह से अगर ग्रोथ होती है तो 4 या 5 साल के बाद में इसकी जो अर्निंग पर शेयर होगी वो 20 रुपये से 40 या 50 के आसपास भी हो सकती है। और तब इसका जो PE रेशियो होगा वो 30 या 40 अगर होता है तो वो प्राइस में और इंक्रीज होता है, तब इसका प्राइस 2000 के आसपास भी हो सकता है। तो दोस्तों, जो बाहर से जो निवेशक आते हैं, जो FI इन्वेस्टमेंट होती है, वो इस आधार पर होती है कि उनको अपनी बैंक में रिटर्न कितना मिलता है। आपको नॉर्मल इंडिया के अंदर फिक्स डिपॉजिट करने पर 7% का रिटर्न मिलता है, तो 10 साल में डबल हुआ। तो अगर आप ऐसी कंपनी में निवेश करते हो जिसमें आपको 10 साल के बाद में अगर 4 या 5 गुना रिटर्न मिले तो आप उसमें इन्वेस्ट करोगे। इसीलिए बड़े एनालिस्ट जो एडवाइस देते हैं वो ग्रोथ कंपनियों में इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं। तो
60 पी के ऊपर भी ये शेयर्स महंगा नहीं है, क्योंकि वो 10 साल के बाद में आपको 3 या 4 गुना रिटर्न दे देगा, जो कि बैंक के फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों ग्रोथ स्टॉक के बारे में मैं आगे और बात करेंगे, मैं और एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं आपको कई सारे ग्रोथ स्टॉक्स के शेयर्स के नाम भी बताऊंगा और उसमें किस तरह की ग्रोथ पहले चल रही है और आगे उनके शेयर के प्राइस क्या हो सकते हैं। moneycontrol.com के और एक स्ट्रेटेजी होती है, वो है प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो के ऊपर क्लिक करने से आपको वो सारे पीई रेशियो जो होते हैं उसके हिसाब से एक लिस्ट आ जाती है, और वो लिस्ट ये स्क्रीन में आप देख सकते हो। जो हाईएस्ट पीई रेशियो है वो है 7500 और लोएस्ट पीई रेशियो है 294। इसमें बाई और सेक्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, उसमें से हम एक सेक्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, वो है डाइवर्सिफाइड। डाइवर्सिफाइड के ऊपर क्लिक करने से कुछ 15-20 शेयर के नाम आ गए, 24 शेयर्स के नाम आए हैं, और उसमें एक शेयर्स है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। अब इस कंपनी का पीई रेशियो देखिए आप, 4.69 पीई रेशियो है और अर्निंग पर शेयर 39 रुपीज़ दिखा रहा है और कंपनी का प्राइस है 184। तो ये शेयर्स काफ़ी सस्ता है, लेकिन इस समय काफ़ी बढ़ा हुआ है। चार्ट के ऊपर आप देख सकते हो, चार्ट के ऊपर ये 130 से बढ़ता हुआ अभी 184 के ऊपर चल रहा है, और ये 6 महीने का बॉटम लाइन है 130 रुपीज़। पिछले 2 साल का चार्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें जो हाई प्राइस है वो 2 साल के पुराने हाई प्राइस से नीचे चल रहा है, और इसमें जो बॉटम लाइन है वो 125 के आसपास है। तो इसमें हम एक लाइनिंग मार्क करके देखेंगे कि इसकी जो ग्रोथ है, शेयर की प्राइस है, वो कैसे बढ़ी है और इसमें बॉटम लाइन क्या हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे 145 का जो है वो बॉटम लाइन बता रहा है, वो एक तरह से रेसिस्टेंस है। लेकिन ये शेयर्स अगर कुछ समय तक और अगर इसी प्राइस पर रहता है और उसके बाद में गिरना शुरू करता है, तो आप इस कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हैं। मेरे हिसाब से इसमें 160 या 165 के आसपास इसको खरीद कर सकते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म में बाइंग करना चाहते हैं। तो अगर मीडियम टर्म में बाइंग करना चाहते हैं तो आप इसको 125 तक वेट कर सकते हैं। अब इसका फंडामेंटल देखते हैं। फंडामेंटल में इसका जो रिवेन्यू ग्रोथ है वो जिगजैग में है, पिछले 3 साल से लगातार कम होता गया है, लेकिन नेट प्रॉफिट में पिछले साल काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। अब चूंकि ये कंपनी जनरल इंश्योरेंस कंपनी गवर्नमेंट की कंपनी है और देश की बड़ी कंपनियों में से है, तो इसलिए इसके जो कंपनी के शेयर्स के प्राइस को बढ़ने की गुंजाइश है। इसमें पिछले साल इसमें नेट प्रॉफिट में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, इसलिए इसके आगे भी बने रहने की गुंजाइश है और शेयर्स के प्राइस बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी कम। इसमें जो प्रोमोटर की स्टेक है वो भी 85% है, जो कि काफ़ी अच्छी है। अब सरकारी कंपनी है और काफ़ी मात्रा में सरकार के पास ही इसके शेयर्स रखे हुए हैं, तो पब्लिक में इसके शेयर्स बहुत कम है। इसकी जो बुक वैल्यू है 205 रुपये है और कंपनी की जो प्राइस है उससे भी ज़्यादा है, यानी कि शेयर्स की प्राइस काफ़ी कम है। हमने 2 साल का चार्ट देखा था, अब इसका 5 साल का चार्ट देखो। इसमें जो 125 का जो बॉटम है वो बॉटम पिछले 5 साल से वही है, यानी कि इससे नीचे और गिरने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि काफ़ी कम पी पर मिल रहा है और बुक वैल्यू भी काफ़ी अच्छी है। और चूँकि ये कंपनी बड़ी है, गवर्नमेंट की कंपनी है, और ऐसी कंपनी मात्र एक ही है, GIC जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो 5 साल के अंदर अगर ये कंपनी का जो बॉटम लाइन है वो 125 है, तो उसको आप लॉन्ग टर्म में अगर आप लेके रख सकते हो, तो फ्यूचर में 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, तो इसमें काफ़ी अच्छी प्राइस देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये होगी ग्रोथ स्टॉक्स की बात। अब हम यहाँ पे वीडियो क्लोज करता हूँ दोस्तों, काफ़ी टाइम हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर और लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।